हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रिसेंटली आरआरबी की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट 2024 की जो वैकेंसी आई है। इसमें आपका सबसे पहले तो सीबीटी फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको क्वालिफाई करना होगा और जो 20 टाइम्स स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे उनको सीबीटी 2 के लिए मेरिट में जगह दी जाएगी। उसके बाद आपका सीबीटी 2 एग्ज़ाम होने वाला है। सीबीटी 2 एग्ज़ाम में आपके दो पार्ट होंगे, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पार्ट ए आपका नॉन टेक्निकल होगा और पार्ट बी जो होगा वो आपका टेक्निकल होगा। पार्ट बी जो टेक्निकल होने वाला है उसमें अगर आपकी ब्रांच ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ पर हम पार्ट बी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है जिसकी वजह से आप पार्ट बी को क्वालिफाई कर सकें। अगर आप पार्ट बी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आप पार्ट ए में 85 अगर मार्क्स लाते भी हैं तब भी आगे की प्रोसेस में नहीं जा पाएंगे, आप वहीं से आप फेल हो जाएंगे। सो पार्ट बी में क्या कन्फ्यूज़न है, पार्ट बी का अगर आप सिलेबस देखेंगे ना, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें सिलेबस क्या दिया गया है कि जो डीजीटी की वेबसाइट होती है, जो लोग आईटीआई वगैरह करते हैं उनके लिए जो डीजीटी है एक प्रकार से ये क्या करते हैं कि यहाँ पर सिलेबस को तय करते हैं, उनके पढ़ने के कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, उनका क्या बुक्स का, सारी चीज़ों को डीजीटी की तरफ से यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। तो अगर आप डीजीटी के ऑफिशियल सिलेबस को देखेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा आपको सिलेबस दिखेगा, और सिलेबस जिस प्रकार का आपको दिखेगा आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जिस प्रकार से अभी एएलपी की तरफ से, जो आरआरबी की तरफ से एएलपी का जो शेड्यूल दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि जून से अगस्त तक तो आपका सीबीटी 1 कंप्लीट करवा लिया जाएगा और सीबीटी 2 जो होगा वो आपका सितंबर के आसपास कंप्लीट करवाया जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि आपका सीबीटी 2 के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, इसीलिए आपको अभी से ही सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 की तैयारी भी करनी होगी। और अगर आप सीबीटी 2 की तैयारी करेंगे तो पार्ट बी की तैयारी करना बिल्कुल मस्ट है। अगर आप पार्ट बी को अभी से कंसिडर नहीं करते हैं तो बहुत सारे बच्चे पार्ट बी में फेल हो जाते हैं और यहाँ से वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जितने भी आपके ब्रांच हैं या ट्रेड हैं, चाहे आप बीटेक हैं, चाहे आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर हैं, चाहे आप आईटीआई वगैरह आपने किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको वो एक्यूरेट मैं एनालिसिस जो प्रीवियस ईयर में एएलपी के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको मैंने एनालाइज किया है, उसके आधार पर आपको ये टॉपिक्स मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। और अगर आप इन टॉपिक्स पर फोकस करते हैं तो इजीली आप पार्ट बी को भी आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। हालांकि क्वालिफाई करने के लिए आपको 75 में से 28 मार्क्स ही लाने हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करते हैं तो लगभग आप 50 मार्क्स आराम से बिल्कुल ला सकते हैं। बहुत ही ईजी रहता है ये आपके लिए। तो कौन कौन से आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको कवर करना है, और किन किन टॉपिक्स का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है जिनको आपको सबसे पहले कवर करना है। तो जिनका वेटेज ज़्यादा है उन टॉपिक्स को आप सबसे पहले कवर कीजिएगा, और जिनका वेटेज कम है उनको आप बाद में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वन बाई वन इसके चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला आपका आता है ट्रेड इंट्रोडक्शन एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। तो ट्रेड इंट्रोडक्शन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से आपके यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन तो आने ही लगभग तय रहते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो जीडीसी के ही एग्ज़ाम क्यों ना हुए हों, उन सभी को एनालाइज़ किया है और उसके आधार पर ही मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन आपके 100% आते ही आते हैं। इसके बाद आपका बेसिक ऑफ एसी, या फिर आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इसको बोल सकते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से आपके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। हर एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन इस तरीके से बेसिक ऑफ एसी या बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल से पूछे गए हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल केबल, यहाँ से 1 आध क्वेश्चन कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया गया है। इसके बाद सेल एंड बैटरी, सेल एंड बैटरी से भी 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। इसके बाद आता है आपका पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट के अंतर्गत आपके जो रजिस्टेंस हैं, जो कैपेसिटर है, जो इंडक्टर है, वो यहाँ पर पैसिव कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं, और इनसे भी आपके एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। किसी किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन किसी किसी एग्जाम में ये पूछा गया है। ज़्यादातर जो आपका पैसिव कंपोनेंट से क्वेश्चन पूछा गया है वो जो रजिस्टेंस होते हैं ना, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, या फिर उनका मिक्स जो कॉम्बिनेशन होता है, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वेटेज यहाँ पर रखता है ये चैप्टर। इसको आप
अगर देखते हैं तो इसमें से आपके 3-4 क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से पूछे गए हैं। अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके जॉब से रिलेटेड ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ध्यान दें तो असिस्टेंट लोको पायलट जो हैं उनका काम, उनका जो टेक्निकल नॉलेज है ना वो उनकी फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसी बात को वो लोग ध्यान देते हैं और उसी तरीके से क्वेश्चन पेपर को वो सेट करते हैं। तो ट्रांसफार्मर से भी 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। AC DC मेजरमेंट का भी वेटेज काफ़ी रहा है, यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। सोल्डरिंग डीसोल्डरिंग इसको आप कंसीडर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ से एक आध क्वेश्चन ही कभी कभार पूछा गया है, ये उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद रेक्टिफायर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। IC रेगुलेटर से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका कंप्यूटर जो हार्डवेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। जो आपका MS ऑफिस होता है, एक्सेल हो गए, वर्ड हो गए, जो आपका पावर पॉइंट हो गया, इससे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मोस्टली एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर शॉर्टकट की से ही पूछा गया है। तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से ध्यान कर सकते हैं, इनको सबसे पहले कंसीडर करें पढ़ने के टाइम पे। इसके बाद इंडक्शन मोटर से भी यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्रांजिस्टर से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एम्पलीफायर ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में 2-3 इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेव शेपिंग जो सर्किट है वो आप इसमें डायोड के अंतर्गत कंसीडर कर सकते हैं, रेक्टिफायर के अंतर्गत, क्योंकि जो आपके क्लैम्पर हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी उतना ज़्यादा बड़ा ये चैप्टर है नहीं और उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ये नहीं है, लेकिन चैप्टर बड़ा नहीं है तो इसलिए आप इसको कवर कर सकते हैं एक बार। यहाँ पर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो आपका SCR हो, डायक हो, ट्रायक हो। इसके अलावा और जो भी आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप बोल सकते हैं, या फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अलग भी रख सकते हैं, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके SCR, डायक, ट्रायक इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आप मॉसफेट की बात करें तो किसी किसी एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ से। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। बाकी आपका बेसिक SMD जो सरफेस माउंट डिवाइसेस होती हैं उनसे किसी में एक आध क्वेश्चन पूछा गया है, किसी में नहीं भी पूछा गया है, तो इसको आप उतना ध्यान देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं है। इसके बाद बेसिक गेट, यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर सिस्टम से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेमोरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप मेमोरी को चाहे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कंसीडर कर सकते हैं और चाहे तो आप कंप्यूटर हार्डवेयर जो है उसमें आप कंसीडर कर सकते हैं, तो इससे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद कॉम्बिनेशनल जो सर्किट हैं वो आपके 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। अब जो आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट में हाफ एडर हो गया, फुल एडर हो गया, हाफ सब्ट्रैक्टर हो गया, फुल सब्ट्रैक्टर हो गया, उनसे आपके और जो भी बाकी कॉम्बिनेशनल सर्किट है उनसे 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड पूछे गए हैं। अब ये ना केवल फ्लिप फ्लॉप है बल्कि जो आपके सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट होते हैं उन सभी को आप यहाँ पर कंसीडर करके चलिएगा, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप तो आपको एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का पार्ट होता है, लेकिन उसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको भी आपको कवर करके चलना होगा। जैसे कि आपके सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर ये भी आते हैं, तो इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी किसी किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो इसके बाद आगे आता है आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड 555 टाइमर, IC जो होती हैं। अब इनको आप IC रेगुलेटर में भी रख सकते हैं या फिर टाइमर 555 में भी रख सकते हैं इसको। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर से यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। SMD सोल्डरिंग वगैरह ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और चाहे तो एक आध बार आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रोटेक्शन डिवाइस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके फ्यूज़ वगैरह हो गए और जो थर्मिस्टर वगैरह होते हैं वो आपके प्रोटेक्शन डिवाइस में आ जाते हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कम्युनिकेशन का जितना भी पार्ट है वो आपको अच्छे से कवर करना होगा। इसके बाद माइक्रो कंट्रोलर 8051, अब इसमें आप माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में माइक्रो कंट्रोलर ही है। तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप माइक्रो कंट्रोलर को करें, उसके बाद आप माइक्रो प्रोसेसर को कवर कर सकते हैं। और माइक्रो कंट्रोलर में भी आपको किसको 8051 को कवर करना है। तो इससे आपके 3 क्वेश्चन 3, 4, 2, 3 इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। मतलब कहने का ये है कि इससे कभी भी क्वेश्चन छूटे नहीं हैं, 2 से कम क्वेश्चन तो यहाँ पर पूछे नहीं गए हैं। इसके बाद आपका सेंसर हो गया, ट्रांसड्यूसर वगैरह हो गया, इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। इसके बाद आपका फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन आता है।
इसको वैसे तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन मैंने इसको अलग से इसलिए रखा है ताकि आप इस चैप्टर पर थोड़ा सा ध्यान दे सकें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है आपके एग्ज़ाम में। इसके बाद आपके SMPS हो गए, UPS हो गए, तो ये आपका SMPS से एक आध क्वेश्चन पूछा गया है। UPS से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये भी आपकी टेक्निकल जॉब से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसलिए SMPS UPS वगैरह से 1 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सोलर पावर आपकी एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। इसके बाद सेल फोन से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे गए हैं। इसके बाद LED लाइट से रिलेटेड 4 क्वेश्चन। यहाँ पर LED लाइट के बाद LED एंड LCD जो TV होती हैं उनसे रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन पूछे जा गए हैं। तो ये आपका पूरा वेटेज, और वेटेज के साथ साथ मैंने आपको पूरा सिलेबस भी बता दिया गया है। इतना आप कवर कर लेंगे ईजिली, आप 50 से लेके 55 मार्क्स तक ले जाएंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। 75 का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 8 जो मार्क्स हैं वो क्वालिफाई के लिए चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपका टारगेट 50 टू 55 मार्क्स का ही होना चाहिए। और उसके बाद फिर आप अगर इतने चैप्टर्स को कवर करते हैं तो कभी भी आप उस एग्ज़ाम में मतलब CBT 2 का जो पार्ट भी है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चैप्टर आपको बताए गए हैं हमने, उसका वेटेज भी बताया गया है, उसी आधार से आप इसकी तैयारी कीजिएगा। इसी तरीके से हम आगे भी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।